नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो कि आपके सब्जेक्ट कोड 302 का है। हालांकि ये सब्जेक्ट मैं नहीं ले रहा हूँ, बट फिर भी मेरे पास में कुछ कंटेंट है जो कि मैं पहले भी आपके सेकेंड ईयर के 207 के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप इस लेक्चर का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर को। इंटेल 8086 ये लॉन्च हुआ था 1978 में। ये पहला 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था और इस माइक्रो प्रोसेसर का जो मेजर इम्प्रूवमेंट था 8085 में वो था स्पीड। जैसे कि आप देख सकते हैं, द मेजर इम्प्रूवमेंट ओवर द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ 8085। इट इज़ अवेलेबल एज 40 पिन। ये भी 40 पिन और DIP पैकेज में ये माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल था। इट इज़ अवेलेबल इन 3 वर्जन, यानी जिसमें 3 वर्जन थे। 8086 सिंपल नाम से जो कि 5 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल ऑसिलेटर को सपोर्ट कर सकता था। 8086-2 जो कि 8 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट कर सकता था और 8086-1 जो कि 10 मेगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट कर सकता था। इट कंसिस्ट्स ऑफ 29,000 ट्रांजिस्टर्स, यानी एक सिंगल IC की चिप के अंदर 29,000 ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड थे। इट हैज़ अ 16 लाइन ऑफ डेटा बस जो कि 8085 से 8 ज़्यादा थी, यानी 8085 हमारा 8 डेटा बस को सपोर्ट करता था, यहाँ पर 16 लाइन डेटा बस को, एंड 20 लाइन एड्रेस बस, और वहाँ पर सिर्फ 16 लाइन एड्रेस बस हुआ करती थी। इट कुड एड्रेस अप टू 1 MB ऑफ मेमोरी, और वहाँ पर हमारे 8085 में 64 KB मेमोरी सपोर्टेड थी। इट हैज़ मोर देन 20,000 इंस्ट्रक्शंस, और जो कि 8085 में इतने इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। इट सपोर्ट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी सपोर्ट करता है, जो कि 8085 सपोर्ट नहीं करता था। तो स्टूडेंट साथ के साथ कंपैरिजन को भी देखते चलें। ये कुछ इसका ब्लॉक डायग्राम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे लेफ़्ट साइड से, जो कि हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स, पॉइंटर्स और इंडेक्स रजिस्टर्स हैं। AX, BX, CX और DX। X हमारा जनरलाइज्ड नेम है, X यानी H या L होगा। सिमिलरली BX यानी BH या BL, CX यानी CH या CL, DX यानी DH या DL। ऐसे ही हमारा स्टैक पॉइंटर है, और फिर BP है, DI है और SI है। इन सबको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब हम बात करते हैं इधर राइट हैंड साइड की। तो ये है हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और IP का मुझे अभी फुल ध्यान नहीं आ रहा है, मैं अभी बाद में बताऊँगा। ऐसे ही यहाँ पर 16 बिट ALU है और कुछ उससे रिलेटेड फ्लैग्स हैं। सिमिलरली बस इंटरफेस यूनिट है जो कि एड्रेस लाइन से कनेक्टेड है। सिमिलरली बाई डायरेक्शनल डेटा लाइंस हैं और कुछ स्पेशल हमारे सिग्नल्स हैं। ये हमारा 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू है। और फिर फाइनली हम कंट्रोल यूनिट की बात करें, तो उसके साथ साथ में डिकोडिंग सर्किटरी और टाइमिंग की बात करें, तो ये हमारी कंट्रोल लाइंस हैं जो कि बाई डायरेक्शनल हैं। तो इस तरीके से कुछ 8086 का ब्लॉक डायग्राम होता है, जिसमें हमने देखा, जनरली देखें तो हम ये 4 पोर्शन में डिवाइडेड है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स, पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स, ऐसी सेगमेंट पोर्शन, बस इंटरफेस यूनिट, और सिमिलरली हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, और उसके बीच में हमारा कुछ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और उससे रिलेटेड फ्लैग रजिस्टर इसके पार्ट्स हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। इंटेल 8086 कंटेंस 2 इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट्स, बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। यानी इसकी 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं, एक तो बस इंटरफेस यूनिट और दूसरी एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट को अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारा सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, IP जो मैं कह रहा था, और 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू आता है। सिमिलरली हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट, अब बस से आप समझते हैं, जैसे मैंने बताया, बस का मतलब ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने के काम में आता है। एक साथ बहुत सारे मतलब पैरेलल सिग्नल एक साथ चलते हैं। तो अब उसके अंदर हम देख रहे हैं हमारा सेगमेंट रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है और 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू है। ऐसे ही हम अगर बात करें एग्जीक्यूशन यूनिट की,
तो एग्जीक्यूशन यूनिट में हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर है, बेस पॉइंटर है, इंडेक्स रजिस्टर है, ALU है, फ्लैग रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। यानी एग्जीक्यूशन के नाम से ये समझ रहे हैं कि ये जो जितना भी यूनिट है ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, मेरे कहने का मतलब। और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। फंक्शन ऑफ बस इंटरफेस यूनिट, अब हम इसको देख लेते हैं। इट हैंडल्स ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, यानी डेटा ट्रांसफ़र को हैंडल करता है, और साथ के साथ एड्रेस को भी, बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी जो भी हमारा प्रोसेसर या मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में या तो हमारा डेटा या एड्रेस का जो भी हमारा आदान प्रदान यानी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको ये हैंडल करता है। इट रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, रीड भी करता है, राइट भी करता है। इट कंप्यूट्स एंड सेंड्स आउट एड्रेसेस एंड इट फैचेस इंस्ट्रक्शन कोड। इस फैचेस मीन्स उसको पढ़ता है इंस्ट्रक्शन को, आफ्टर ऑल इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है। और फिर इट स्टोर्स फैच इंस्ट्रक्शन कोड्स इन अ फीफो, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रजिस्टर कॉल्ड क्यू। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको ये सीक्वेंस वाइज लगा देता है, और पहले जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उसको मतलब प्रायोरिटी दी जाती है, यानी उसको फैच किया जाता है, यानी उसको सर्व किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। इंस्ट्रक्शन क्यू की बात करें हम, जो कि अभी हमने लास्ट पॉइंट देखा था। टू इंक्रीज द एग्जीक्यूशन स्पीड, BIU फैचेज एज मैनी एज 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स अहेड टू टाइम फ्रॉम मेमोरी। यानी जस्ट हम क्या कहते हैं, अगर स्पीड को हमें बढ़ाना है, स्पीड यानी एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाना है, तो बस इंटरफेस यूनिट क्या करती है, मेमोरी से मतलब जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है वो एक क्यू में स्टोर कर लेती है, और वो जो क्यू होता है वो 6 बाइट का होता है। ऑल 6 बाइट्स आर देन हेल्ड इन फर्स्ट आउट, फीफो, जो कि हमने अभी लास्ट पॉइंट में देखा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 6 बाइट रजिस्टर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन क्यू। देन ऑल बाइट्स आर गिवन टू EU 1 by 1, यानी फिर वो एग्जीक्यूशन यूनिट को 1 by 1 दी जाती है। दिस प्री फैचिंग ऑपरेशन ऑफ BIU मे बी इन पैरेलल विद एग्जीक्यूशन ऑपरेशन ऑफ EU। यानी सपोज मान के चलिए कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है एग्जीक्यूशन यूनिट के साथ में, तो उसके साथ साथ में ये जो इंस्ट्रक्शन है इनका ऑलरेडी फैचिंग होता है, तो इससे एग्जीक्यूशन स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। यानी कहने का मतलब एक पॉइंट पे एग्जीक्यूशन यूनिट अपना काम कर रहा है, लेकिन हाथ की हाथ हमारा जो इंस्ट्रक्शन क्यू है उसमें इंस्ट्रक्शन रेडी बैठा है। यानी हम अगर मेमोरी से हम अगर उसको लेंगे तो उसके कंपैरेटिवली इंस्ट्रक्शन क्यू में कम टाइम लगता है, जिससे स्पीड एग्जीक्यूशन स्पीड बेटर हो जाती है। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट, इट रिसीव्स ऑपकोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्यू। अब एग्जीक्यूशन यूनिट का हम फंक्शन देख रहे हैं, यानी ऑपकोड यानी ऑपरेशन कोड लेता है। इट डिकोड्स इट एंड देन एग्जीक्यूट्स इट, यानी उसको वो समझता है, डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। जैसे सपोज अगर कोई ऐड का है तो उसको मतलब ऑपकोड मतलब एक पर्टिकुलर एक ऑपरेशन कोड होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर तो जनरली मशीन लैंग्वेज समझता है 0101, तो उसको वो डिकोड किया जाएगा और फाइनली उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। इट टेल्स BIU, यानी ये बस इंटरफेस यूनिट को बताता है वेयर टू फैच इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम। यानी एग्जीक्यूशन यूनिट बस इंटरफेस यूनिट को बताता है कि इंस्ट्रक्शन को कहाँ से फैच करना है और डेटा कहाँ से लेना है। इट कंटेन्स द कंट्रोल सर्किट टू परफॉर्म वेरियस इंटरनल ऑपरेशन। अब डिपेंड करेगा, जैसे ALU हुआ, ALU में सपोज मान के चलिए आपका कोई एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है वो डिपेंड करता है। इट हैज़ 16-bit ALU which can perform arithmetic and logic operations on 8-bit as well as 16-bit। यानी वहाँ पर हमारे 8085 में 8-bit का डेटा था, यहाँ पर हमारे 16-bit का ALU है, तो या तो वो 8-bit पे भी कर लेगा, जाहिर सी बात है अगर उससे कम डेटा है तो उस पर परफॉर्म होगा ही होगा, और या फिर हम 16-bit डेटा के ऊपर भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइपलाइनिंग, जिसको हम समझते हैं, जो कि 8085 में नहीं होता। कभी कभी एग्जाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। वाइल EU एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, जब EU मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, BIU फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर्स देम इन क्यू। ठीक है, BIU एंड EU ऑपरेट इन पैरेलल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना काम कर रहा होता है और दूसरा वाला भी अपना काम कर रहा होता है। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप्ड ऑपरेशन ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर, इसको मैंने MP से डिनोट किया है, इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि एक पाइप में ऑटोमेटिकली मतलब वो उनका काम चलता जा रहा है,
यानी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी वो डिपेंडेंट नहीं है। फिर हम देख लेते हैं रजिस्टर्स ऑफ इंटेल 8086। इंटेल 8086 कंटेन्स फॉलोइंग रजिस्टर्स: जनरल पर्पस रजिस्टर्स, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टेटस फ्लैग्स। ये कुछ 8086 के रजिस्टर हैं। सबसे पहले हम जनरल पर्पस रजिस्टर की बात करें तो 16 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर हैं AX, BX, CX, DX, जो कि हम ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था। और उसके बाद में हमारा है जनरल पर्पस रजिस्टर, जो कि आप देख लीजिए डायग्राम में। फिर AX रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटर रजिस्टर दैट स्टोर ऑपरेंड्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक डिवाइडेड, रोटेट एटसेट्रा। BX होता है हमारा बेस रजिस्टर, जो कि होल्ड करता है स्टार्टिंग बेस लोकेशन ऑफ मेमोरी रीजन विद इन डेटा सेगमेंट, ये आगे का पॉइंट है। CX रजिस्टर होता है काउंटर, जो कि प्राइमरी यूज इन लूप इंस्ट्रक्शन के हमारे, जैसे मान के चलिए कुछ हम लूपिंग कर रहे हैं, कुछ काउंटिंग कर रहे हैं, उसके लिए CX रजिस्टर को हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही होता है हमारा DX रजिस्टर, जो कि कंटेन करता है इनपुट आउटपुट एड्रेस फॉर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए। ये आगे का आपका टॉपिक है, बस अभी इन रजिस्टर को समझिए और इनके क्या क्या एप्लीकेशन है उनको नोट डाउन कीजिए। फिर कुछ दो स्पेशल रजिस्टर होते हैं हमारे, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। फॉलोइंग 4 रजिस्टर्स आर अंडर दिस कैटेगरी। एक तो होता है हमारा स्टैक पॉइंटर, दूसरा होता है हमारा BP बेस पॉइंटर, तीसरा सोर्स इंडेक्स और चौथा डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब स्टैक पॉइंटर हम समझते हैं, स्टैक पॉइंटर का हमारा लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसका फंक्शन सेम है जैसे 8085 में है। और ये क्या करता है, जो हमारे टॉप एलिमेंट का जो मतलब एड्रेस है उसको स्टोर करता है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर का आप जैसे 8085 में पढ़ चुके होंगे, अभी ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। और फिर अगला है हमारा बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। डेस्टिनेशन इंडेक्स ये यूज़ होते हैं हमारे मेमोरी एड्रेस कंप्यूटेशन में, जो कि बाद में डिस्कस किए जाएंगे। अब हम देखते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर दरअसल हमारे 4 होते हैं। एक तो होता है कोड सेगमेंट रजिस्टर, जिसको हम CS से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा डेटा सेगमेंट रजिस्टर, जो कि DS से डिनोट होता है। एक होता है हमारा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, जो कि SS से डिनोट होता है। और एक होता है हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, जो कि ES से डिनोट होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। ये तो था हमारा रजिस्टर, और ये है हमारा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। फिर हम आगे देखते हैं। अ सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ मेमोरी सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है एक पोर्शन, और जो उसका पर्टिकुलर रजिस्टर होता है वो उसके स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है, जो कि सेगमेंट रजिस्टर कहलाता है। आगे एग्जांपल देखते हैं। द कोड सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट। ठीक है, द डेटा सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द डेटा सेगमेंट एंड सो ऑन। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सेगमेंट मे बी अप टू 64 KB। यानी कहने का मतलब हमारी अगर मेमोरी अलग अलग पोर्शन में डिवाइड है, मीन सेगमेंट में डिवाइडेड है, तो उसकी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की जो मैक्सिमम साइज़ होगी वो होगी 64 किलोबाइट्स। इस तरीके से 1 MB हम अलग अलग पोर्शन में 64 KB में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं माउस से और बता देता हूँ। ये कुछ पर्टिकुलर कोड है जो कि स्टार्टिंग का है। ऐसे ही हमारा ये जो डेटा सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट 1, डेटा सेगमेंट 2 जो कि एक्स्ट्रा सेगमेंट से डिनोटेड है, ऐसे स्टैक है ये है, और ये बाकी हमारा रिमेनिंग मेमोरी का पोर्शन है। तो इस तरीके से 64 KB, 64 KB, 64 KB और 64 KB, इस तरीके से हम इन चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं, जो कि सेगमेंट्स कहलाती हैं। द इंस्ट्रक्शन ऑफ 8086 स्पेसिफाई 16 बिट एड्रेस, बट द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस आर ऑफ 20 बिट। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी हमने देखा जो मेमोरी है वो 16 बिट एड्रेस को ही स्पेसिफाई हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होता है वो 20 बिट का होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो एक्स्ट्रा 4 बिट है वो कहाँ से आती है, वो कुछ यही इसके अंदर जो गेम है वो ये देखा जाता है। देयरफॉर दे आर कैलकुलेटेड यूजिंग द कंटेंट्स ऑफ सेगमेंट रजिस्टर एंड द इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनली मतलब 20 बिट ये नहीं है जैसे हम 8085 में देख रहे थे कि सीधा 20 बिट हमारा डिनोट हो रहा था। नहीं, यहाँ पर वो सेम 16 बिट है,
लेकिन जो एक्स्ट्रा जो इफेक्टिव फाइनली जो निकल के आएगा वो सेगमेंट रजिस्टर और कुछ इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस को मतलब उनकी कैलकुलेशन करके ही फाइनली एक्चुअल 20 बिट निकल के हमारी आएंगी। और ये है हमारा अगला पॉइंट है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, हमारा प्रोग्राम काउंटर की तरह काम करता है। जैसे कि हमने 8085 में देखा था, प्रोग्राम काउंटर दरअसल हमारे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसकी मेमोरी को मतलब होल्ड करता है। कहने का मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो उसको होल्ड करता है। इट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कि मैंने बताया। इट्स कंटेंट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम प्रोसीड्स फर्दर। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता जाता है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू उसी हिसाब से, यानी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू उस हिसाब से आगे बढ़ती चली जाती है। द कंटेंट्स ऑफ IP एंड द कोड सेगमेंट रजिस्टर आर यूज टू कंप्यूट मेमोरी एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड टू बी फेच्ड। हाँ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अब सीधा ये नहीं है कि आपने 16 बिट ले लिया, यहाँ पर जो भी इसका जो कंटेंट है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का और इसके साथ में कोड सेगमेंट रजिस्टर का, इन दोनों को यूज़ किया जाता है ताकि मेमोरी एड्रेस कंप्यूट हमारी हो सके उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कोड की। एंड दिस इज़ डन ड्यूरिंग फैच साइकिल। ये फैच साइकिल के दौरान किया जाता है। ये हो सकता है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि फाइनली हमारा इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट कैसे होता है, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्टेटस फ्लैग जैसा कि हमने 8085 में देखा था कि वो हमारे जो एक्यूमुलेटर के जो स्टेटस है उसको बताता है। यानी सपोज़ कुछ पर्टिकुलर अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ है तो उस टाइम क्या क्या मतलब चेंजेस आए या रिजल्ट से फाइनली क्या मतलब अफेक्शन हुआ, वो स्टेटस फ्लैग दर्शाता है। दे आर मॉडिफाइड ऑटोमेटिकली बाय CPU आफ्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन। अभी जस्ट जो पॉइंट मैंने बोला, दिस अलाउज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिजल्ट। हाँ, हो सकता है कि स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आए कि आफ्टर ऑल ये बता क्या रहा है। दरअसल क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर तो मशीन होता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। बस वो स्टेटस देखेगा, जैसे सपोज साइन फ्लैग है, साइन अगर 1 है तो वो फाइनली रिजल्ट जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को वो बताएगा कि यहाँ पर माइनस आना है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑटोमेटिकली माइनस को डिस्प्ले करेगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए कि भाई आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या है, तो हम स्टेटस फ्लैग की सहायता लेते हैं। अब 8086 में जाहिर सी बात है वहाँ तो 8 बिट का था, यहाँ पर 16 बिट का है, जिसको हम फ्लैग रजिस्टर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। वहाँ पर हमारे एक्यूमुलेटर और स्टेटस को दोनों को मिला कर के हम PSW था, यहाँ पर सीधा सीधा हमारा PSW है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर 9 स्टेटस फ्लैग हैं और 7 बिट जो पोजीशन है वो अनयूज्ड होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ये पर्टिकुलर पोजीशन है जो कि अनयूज्ड हैं। कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, साइन फ्लैग और ये जो बाकी के 4 हैं इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। कंडीशन फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग्स। फिर आप आगे देखते हैं कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, ज़ीरो, साइन, पैरिटी, ओवरफ्लो जो कि आपके 8085 में थे। यहाँ एक्स्ट्रा जो 3 हैं, एक तो है ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग। इन 3 से ही 8086 थोड़ा सा फ्लैग रजिस्टर में अलग होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। कंडीशन फ्लैग का तो है कि रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ लास्ट अर्थमेटिक, यानी जो भी हमारा अर्थमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है वो कंडीशन बताता है। कैरी फ्लैग, जैसे कि अगर रिजल्ट में कोई कैरी आई है तो वो कैरी को कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी यानी 1 बिट से मतलब 4 बिट के बाद अगर 5वें बिट में अगर हमारी कैरी जा रही है तो वो सेट हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। पैरिटी फ्लैग यानी अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो वो 1 हो जाएगा, अगर ऑड है तो वो रीसेट रहेगा। ये सब आप 8085 में पढ़ चुके हैं। ओवरफ्लो मीन्स अगर मान के चलिए आपका मतलब है ना 8 बिट सपोज 8085 से मैं समझा रहा हूँ, 8 बिट अगर आप इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और मतलब एडिशन में अगर दोनों 8 बिट से ज़्यादा हो रहा है तो रिज़ल्ट हमारा ओवरफ्लो हो रहा है। सब्ट्रैक्शन में तो कभी मतलब प्रॉब्लम आती नहीं है, जनरली ओवरफ्लो एडिशन में ही आता है अनटिल अनलेस हम अगर हमारी लास्ट बिट को अगर हम साइन फ्लैग कंसीडर ना करें तो इस तरीके से ओवरफ्लो फ्लैग होता है। अब हम थोड़ा सा कंट्रोल फ्लैग को पढ़ लेते हैं जो कि 8086 में नया है। कंट्रोल फ्लैग में दरअसल कंट्रोल फ्लैग्स आर सेट और रीसेट डेलिबरेटली टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। कंट्रोल फ्लैग्स आर एज फॉलोज। पहला तो है हमारा ट्रैप फ्लैग। इट इज़ यूज फॉर सिंगल स्टेप कंट्रोल, हम समझते हैं आगे इसको।
It allows user to execute one instruction of a program at a time for debugging. When trap flag is set, program can be run in single step mode. ये कुछ पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए है कि अगर ये जब सेट होता है तो जो हमारा प्रोग्राम है वो सिंगल स्टेप मोड में चलेगा। अब सिंगल स्टेप मोड क्या है इसको हम आगे देखेंगे। दरअसल ये एक प्रायोरिटी, जैसे हमने इंटरप्ट देखा था, ऐसे ही कुछ ट्रैप मतलब इंटरप्ट से रिलेटेड है जो कि हमारे सिंगल स्टेप कंट्रोल के काम में आता है, जो कि कुछ हमारी एप्लीकेशन डिपेंडेंट के ऊपर होता है। एक होता है इंटरप्ट फ्लैग। इट इज़ एन इंटरप्ट इनेबल डिसेबल फ्लैग इफ़ इट इज़ सेट INTR इंटरप्ट, जो कि हमारा INTR इंटरप्ट होता है वो इनेबल हो जाता है। एंड इफ़ इट इज़ रीसेट INTR इज़ डिसेबल्ड। इट कैन बी सेट बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन STI सेट इंटरप्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है STI, एंड कैन बी क्लियर्ड बाय एग्जीक्यूटिंग CLI इंस्ट्रक्शन। डायरेक्शनल फ्लैग, इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग क्या होती है वो मैं बताता हूँ। इफ़ इट इज़ सेट, स्ट्रिंग बाइट्स आर एक्सेस फ्रॉम हायर मेमोरी एड्रेस टू लोअर मेमोरी एड्रेस। स्ट्रिंग कुछ नहीं, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ एरे। सिंपल एरे मतलब आपका बहुत सारा डेटा एक साथ मौजूद है। अभी तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में बताया है। व्हेन इट इज़ रीसेट, द स्ट्रिंग बाइट्स आर एक्सेस फ्रॉम लोअर मेमोरी एड्रेस टू हायर मेमोरी एड्रेस। कहने का मतलब होता है कि जो हमारा डेटा अगर हमें एक्सेस करना है वो डिपेंड करेगा हम या तो हायर मेमोरी एड्रेस से ले रहे हैं या लोअर मेमोरी एड्रेस से ले रहे हैं। अगर ये सेट है तो ये हायर मेमोरी एड्रेस से लोअर मेमोरी एड्रेस की तरफ से लेगा, और अगर ये रीसेट है तो ये लोअर मेमोरी एड्रेस से हायर मेमोरी एड्रेस की तरफ लेगा। और इसका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है STD सेट डायरेक्शनल फ्लैग इंस्ट्रक्शन एंड क्लियर्ड विथ CLD क्लियर डायरेक्शनल फ्लैग। ये कुछ हमारे रेफरेंसेस हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार इस लेक्चर को देखें, अच्छे से समझें, कहीं भी कुछ समस्या लगे तो बेफिक्र होकर के डिस्कस करें और अपना ध्यान रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ वो इस कोरोना महामारी में खुद भी सुरक्षित होंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख रहे होंगे। आशा करता हूँ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखें।